हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल पटेल, एमबीबीएस स्टूडेंट। तो मैं आज सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। मेनली इंटरनल इन्वायरमेंट इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो उसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे अपना होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली लॉन्ग में क्वेश्चन में आ जाता है कि डिफाइन होम्योस्टेसिस, फिर उसके कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाते हैं। शॉर्ट में भी आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फिर फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म पढ़ेंगे, फिर हम होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि फिजियोलॉजी क्या होती है। तो जो हमारी बॉडी होती है उसका ओरिजिन और डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन में जो हमारी बॉडी में फिजिकल और केमिकल मैकेनिज्म्स होते रहते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होता रहता है, इसी की स्टडी को हम लोग मेनली फिजियोलॉजी बोलते हैं। जैसे हमने किसी फूड को इंजेस्ट किया, उसे फूड को इंजेस्ट करने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ, उसको हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उससे हमने एनर्जी यूटिलाइज़ किया, उस एनर्जी से हमारी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया। तो इस कंबाइंड स्टडी को ही हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा कि जो फिजियोलॉजी होती है, सेल्स होती हैं, तो फिजियोलॉजी हर सेल्स की अलग अलग होती है, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स सेल्स में। हमारी सिंपलेस्ट सेल्स हो गई, मान लीजिए वायरल सेल्स हो गई, तो उसकी फिजियोलॉजी अलग होती है, उसको हम वायरल फिजियोलॉजी बोलते हैं। हमारी प्लांट की फिजियोलॉजी अलग होती है, जो कि हम क्लास 12th में क्लास 11th में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारी एनिमल फिजियोलॉजी अलग होती है। तो हमारा जो बेसिक है, हम एनिमल फिजियोलॉजी को ही डील करेंगे इस पूरी अपनी गाइडेंस में। अब हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी होती है, एनिमल नहीं, एनिमल में ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होती है हमारी। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, गाइटन में बोलता है कि हमारी बॉडी में टोटल 100 ट्रिलियन सेल्स रहती हैं, जिसमें 25 ट्रिलियन सेल्स आरबीसी रहती हैं, 75 ट्रिलियन हमारी अदर सेल्स रहती हैं। इनमें भी जो हमारी आरबीसी होती हैं ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली करती हैं, लंग्स से हमारे ये ऑक्सीजन को लेकर के जाती हैं टिश्यू तक में, और टिश्यू से हमारा जो CO2 होता है उसको लेकर के आती हैं हमारी लंग्स तक में। और जो 75 ट्रिलियन सेल्स होती हैं अदर सेल्स होती हैं, जो कि सेम भी होती हैं, अपोजिट भी होती हैं, बट इनका जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रोसेस होता है मोस्टली सारी सेल्स का सेम रहता है। और ये जो सारी सेल्स होती हैं आपस में कंबाइन कर करके ये तो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो अदर परफॉर्म करती हैं, मेनली कंबाइंड होकर हमारे टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू से हमारा ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी बन जाती है। उसके बाद आती है हमारी सेल्स। जो सेल्स होती है हमारी फ्लूइड से फ्लूइड से फिल्ड होती है, और इसमें हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारी बॉडी में गाइडन बोलता है कि हमारी बॉडी में टोटल 60% फ्लूइड प्रेजेंट है। उसमें भी हमारा जो सेल्स के अंदर का होता है उसे बोलते हैं इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट, जिसमें हमारा जो फ्लूइड बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जो हमारी सेल्स के बाहर फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं हम ECF बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब इसमें हमारे जो आयंस होते हैं इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, हमारे डिफरेंट आयंस होते हैं, जो कि हमारा मेनली पोटेशियम होता है। हमने नर्व मसल कंडक्शन भी देखते हैं कि जो हमारी अंदर की सेल्स होती है उसमें पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, और हमारा मैग्नीशियम रहता है, और फॉस्फेट आयन का लेवल ज़्यादा रहता है इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में हमारे मेनली सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा रहता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज़्यादा रहता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, ग्लूकोज हो गया, हमारे फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया। अब यही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी सेल्स यूटिलाइज़ करती हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ करके इससे जो एनर्जी यूटिलाइज़ करती हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वापस से सेल से डिफ्यूज़ हो जाता है आउटर इन्वायरमेंट में, और ये ECF से होते हुए हमारी कैपिलरीज के थ्रू होते हुए हमारी ब्लड वेसल से हमारे वापस से किडनी में होता है, तो फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिर हमारा लंग्स में जाकर के उसका ऑक्सीजनेशन हो जाता है। इसी जो हमारा ECF होता है यही हमारा मेनली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है, क्योंकि ICF तो फिक्स रहता है, हमारा जो ECF रहता है यही मूव करता रहता है। तो जो होम्योस्टेसिस होता है मेनली इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है ये हमारा ECF ही मेंटेन करके रखता है। तो हम आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम्योस्टेसिस, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है होम्योस्टेसिस, जो कि हमारा यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको कांस्टेंट कंडीशन में मेंटेन करना ही हमारा होम्योस्टेसिस होता है। ये टर्म हमारा होम्योस्टेसिस वॉल्टर कैनन जो थे हमारे के अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टर्म दिया था होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी में डिफरेंट आयन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। सोडियम की कंसंट्रेशन कुछ और होती है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कुछ और होती है, मिनरल्स की कंसंट्रेशन कुछ और होती है। अगर ये इन डिफरेंट आयन की कंसंट्रेशन जो होती है कांस्टेंट कंडीशन में मेंटेन करना ही हमारा एक तरीके से होम्योस्टेसिस होता है। डिफरेंट ऑर्गन्स इसमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ताकि जो आयन से इनकी कंसंट्रेशन मेंटेन करके रही जा सके। ऑर्गन्स होते हैं हमारे 2-3 ऑर्गन आते हैं, हमारे लंग्स आ जाता है, किडनी आ जाता है, GIT आ जाता है। ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। लंग कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, तो जो लंग होता है हमारा मेनली हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है, और जो CO2 होता है उसको एलिमिनेट करता है। और जो ऑक्सीजन होता है हमारे मेनली जितने भी फूड स्टफ होता है उसको एनर्जी यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारा किडनी होता है, किडनी भी हमारा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, क्योंकि कई सारे
सारे आयंस होते हैं जिनकी डिफिशियंसी या एक्सेस होने से हाइपो और हाइपर के जैसे हमें केसेस देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो आयंस होता है इनको नियरली कांस्टेंट लेवल में मेंटेन करने के लिए हमारी जो किडनी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारी जीआईटी होती है, ये भी हमारा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, क्योंकि जीआईटी होती है जितने अभी हम फूड का इंजेक्शन करते हैं वो जो सारा फूड होता है उससे जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको डाइजेस्ट करके उससे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना और फिर उनको डिफरेंट सेल्स को यूटिलाइज़ करना, इनमें हमारा जीआईटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो हमारी होम्योस्टेसिस होती है इसी को हम बोलते हैं इसको मेंटेन करना। गाइडलाइन में दिया हुआ है कि जो डिजीज्ड पर्सन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म होता है ये फेल कर जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ये डिजीज्ड पर्सन में होम्योस्टेसिस नहीं है, होम्योस्टेसिस है बट उतना अच्छे लेवल से हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं है। और इसमें एक चीज़ और दी हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर, देखिए इसमें हमारा दिया हुआ है कि ऑर्गन कैसे कैसे हमारा होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो लंग है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 को एलिमिनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन हमारा आया किडनी में आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हुआ, उसके बाद हमारा ये जो किडनी होता है ये आयन का बैलेंस करता है, वापस से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है राइट हार्ट से पंप करके हमारा लंग्स में चला जाता है। अब इसको बताता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, फिर होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसमें फर्स्ट चीज़ क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू कैपिलरीज में आता है, कैपिलरीज से फिर हमारा जो ब्लड होता है ये हमारा इंटरसेलुलर स्पेस में आता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ। और जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कैपिलरीज से डिफ्यूज़ होते हैं इंटर सेल्स में। सेल्स जो हमारी होती है वेस्ट प्रोडक्ट को डिफ्यूज़ करती है वापस से कैपिलरीज से, और ये होता हुआ वापस हमारा वीनस रिटर्न के थ्रू हमारा वापस से राइट एट्रियम में जाकर के ऑक्सीजनेट कर जाता है जाकर के। तो इसके लिए हमारा बेसिक जो मूवमेंट होता है हमारे डिफरेंट आयंस का वो मोस्टली हमारा रैंडम मूवमेंट होता है, रैपिड मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट होता है। और जो हमारा प्रोटीन होती है वो डिफ्यूज़ नहीं कर पाती है, ये बेसिक पॉइंट है। अब आता है हमारा रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में हमारे जो हमने 12th में पढ़े थे वही बेसिक हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म अभी भी है। हमने 12th में नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे जो मेनली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है। हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में हमारे मेनली आ जाते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये मेनली हमारे सबकॉन्शियस लेवल में हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे हमारा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसी का पार्ट होता है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारी हार्ट होता है, हार्ट का रेट जो होता है मेनली पैरासिम्पैथेटिक में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिससे हमारा सेंसरी स्टिमुलस होता है, सेंसरी एफरेंट के थ्रू हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिएक्ट करती है एफरेंट नर्व के थ्रू। ये हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो गया हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए। दूसरा आता है हमारा हार्मोन सिस्टम। हमारी बॉडी में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मेनली 8 एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं और डिफरेंट सेल्स होती हैं जो कि हमारा हार्मोन का सिक्रेशन कराती हैं। जो हार्मोन होते हैं ये मेनली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। मान लो जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरॉइड ग्लैंड होती है हमारी जो वो थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज़ कराती है, और ये जो थायरोक्सिन होता है मेनली हमारा मेटाबॉलिज्म BMR रेट को बढ़ा देता है। और जो हमारे एक और होता है ग्लाइकोजेनिक हार्मोन होते हैं कई सारे, ये हमारे ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको होम्योस्टेसिस में रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे हार्मोन्स कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी होम्योस्टेसिस होता क्या है, होम्योस्टेसिस एक तरह से हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है। अभी इसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में कई सारे प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म भी होते हैं। मेनली हमारा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म गाइडलाइन में दिया हुआ है हमारे एक हो गया इम्यून सिस्टम होता है, दूसरा हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, तीसरा हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम में हमारा मेनली WBC आ जाती हैं, लिम्फोसाइट्स आ जाती हैं, जो कि हमारी जितने भी हमारा पैथोजन हो गया है, फॉरेन बॉडी हो गया है, इसको इनगल्फ करती हैं और हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो उससे, तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दूसरा हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, हमारी स्किन आ गई, हेयर, हॉर्न, नेल, सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारी बॉडी को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करती हैं। एक तरीके से इन्नेट इम्यूनिटी तरीके से हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम भी एक्ट करता है, जो कि फॉरेन बॉडी को या फिर पैथोजन को हमारी बॉडी में एंट्री नहीं होने देते हैं बाय द
आउटर सराउंडिंग्स। तीसरा आता है हमारे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी हमारा एक तरीके से प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म ही है, क्योंकि जो हमारी सेल्स होती हैं, जो सेल्स डाई करने मतलब ख़त्म होने वाली है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस करके नई सेल्स प्रोड्यूस करती है, ताकि जो हमारी ओल्ड सेल्स होती हैं उसकी एक्टिविटी को जो नई सेल्स हैं वो पूरा कर सकें। तो ये हमारी मेनली बेसिक 3 फंक्शन होते हैं जो कि हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। अब उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, हमारा आता है कंट्रोल सिस्टम आता है। कंट्रोल सिस्टम हमारी बेसिक दो तरह के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरा होता है हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। उसमें भी हमारा एक नया आ गया है जो कि हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज़्म। अब हमारी बॉडी में 3 तरह के कंट्रोल सिस्टम देखे थे, पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम, निगेटिव कंट्रोल सिस्टम और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में वैसे तो कई तरह के 1000 प्रकार के टाइप्स के हमारे बॉडी में कंट्रोल सिस्टम होते हैं। मेनली किस लिए होते हैं कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट आयंस होते हैं। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, डिफरेंट आयंस का डिफरेंट लेवल होता है, जिनके चेंज हो जाए अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट आयन का लेवल अगर डिक्रीज़ हो जाए या फिर इंक्रीज़ हो जाए तो उससे डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट होती हैं। तो उनसे इनके लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि हम इनके लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं, मेनली हमारे 3 तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। तो जो हमारा मेनली सबसे पहला हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे। जो हमारे मेनली निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होते हैं, मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, दूसरा हमारा एंडोक्राइन, जितने हमारे मेजर एंडोक्राइन हार्मोन का रेगुलेशन होता है, मेनली नेगेटिव रेगुलेशन के थ्रू होता है। हमारा वेंटिलेशन तीसरा हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। वेंटिलेशन हो गया, वेंटिलेशन में हमारा CO2 है। अगर हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है तो ये हमारा जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है इसको स्टिमुलस देता है, हमारा वेंटिलेशन होता है वो बढ़ जाता है, और जो हमारा ब्लड में जो CO2 का लेवल बढ़ा हुआ होता है वो वाइप आउट हो जाता है और हमारी बॉडी वापस से नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाती है। सेकंड हमारा आता है, मेनली होता है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन होता है। हार्मोनल रेगुलेशन हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन होते हैं मेस्टी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट होते हैं। जैसे कि हमारा थायरोक्सिन, अगर ब्लड में थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता है तो थायरोक्सिन हमारा TSH या फिर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है और हमारा जो थायरोक्सिन का लेवल होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है। ये हमारा हार्मोनल रेगुलेशन होता है। एक हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी हमारा निगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। हमारा बॉडी में जो बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अगर हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर फॉल करता है तो ये हमारा बैरोरिसेप्टर जो होते हैं ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको वापस से नॉर्मलाइज किया जा सके। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। तो हमारे मेनली 3 तरह के निगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, गेन। गेन का फॉर्मूला होता है गेन इज इक्वल टू करेक्शन बाय एरर। मेनली निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए होता है गेन। गेन हमारा बताता है कि हमारे जो मैकेनिज्म है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल सिस्टम में कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। तो हमारा जो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसको डिफाइन करने के लिए कितना इफेक्टिवली हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में रिस्पॉन्सिबल है, उसको दिखाने के लिए हमारा जो गेन होता है इसका फॉर्मूला होता है करेक्शन बाय एरर। मान इसका हम एग्जांपल बताते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 100 mmHg है नॉर्मल कंडीशन में। उसमें हमने ब्लड का इन्फ्यूज़न किया जिससे उसका ब्लड प्रेशर हो गया जाकर के 175 mmHg। ये तब है जब उसके बैरोरिसेप्टर एक्टिव नहीं है। अभी वही सेम पेशेंट को हमने जब ब्लड इन्फ्यूज़न किया, जब उसका बैरोरिसेप्टर एक्टिव थे, तब उसका ब्लड प्रेशर राइज हुआ जाकर के 125 mmHg। मीन्स हमारे जो बैरोरिसेप्टर हैं ये दिखा रहा है कि हमारे जो बैरोरिसेप्टर हैं वो ब्लड प्रेशर राइज को अपोज कर रहे हैं। हमारा जो ब्लड प्रेशर पहले 175 mmHg राइज हो रहा था उसको अपोज करके 125 mmHg तक ले जा रहे हैं। बट ये पूरी तरीके से हमारे बैरोरिसेप्टर जो हैं वो पूरी तरीके से ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हमारे कुछ एरर आ रहा है कुछ ब्लड प्रेशर राइज में। इसे बोलते हैं कि जो हमारे बैरोरिसेप्टर हैं मालूम हमारे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में 100% इफिशियंट नहीं होता है। अब हमारी बॉडी में इसका हम गेन कैसे निकालेंगे? तो जो गेन होता है हमारी बॉडी का वो करेक्शन बाय एरर होता है। तो बॉडी में हमारा करेक्शन कितना आ रहा है? 50 mmHg का करेक्शन आ रहा है। होना चाहिए था 175 mmHg, बट हमारी बॉडी का 120 बैरोरिसेप्टर की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 125 mmHg हुआ। तो करेक्शन हमारा आता है 50
mmHg का ड्रॉप आता है। तो इसके 50 mmHg ड्रॉप की वजह से इसमें नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में डिक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से नेगेटिव लगा देते हैं। और एरर कितने का आया है? एरर आया है हमारा 25 mmHg का। तो जो गेन आता है हमारा आता है -2 का हमारा गेन आता है। जो हमारे जो गेन होते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमेशा नेगेटिव होता है। अब इसके बाद आता है हमारा जो ये हमारा गेन, एक चीज़ और दिखा रहा है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है उसमें गेन हमारा 2 का आ रहा है। बट अगर हम देखें थर्मल रेगुलेशन के बाद हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन में जो हमारा गेन आता है वो गेन आता है हमारा -33 के लगभग आता है। इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्लड टेम्परेचर होता है वो मोर टाइटली फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, से कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। बट अब अगर हम बेसिक बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, पहले जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये हमारा मेन कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमारे कई सारे मैकेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे हमारा मान लो कोई ब्लड है, अगर हमारी बॉडी से ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में शॉक जैसी कंडीशन जनरेट होती हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं जो कि गाइडन में दिया हुआ है। एक ये डायग्राम दिया हुआ है गाइडन में, इसमें दिखा रहा है कि हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड से अगर 1 लीटर ब्लड लॉस होता है तो हमारी बॉडी नॉर्मल जो ब्लड लॉस हुआ है उसको वापस नॉर्मल कर लेगी बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। बट अगर वही ब्लड हमारा 2 लीटर तक लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है उसको नॉर्मल मेंटेन नहीं कर पाती और डेथ कॉज हो जाती है। तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? मान लीजिए ब्लड है हमारे हार्ट में अगर हमारा ब्लड लॉस हुआ, मान लीजिए 5 लीटर ब्लड था उसमें से 3 लीटर ब्लड बचा, तो जो ब्लड होता है हमारे हार्ट हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। उनमें जो हमारी जो कोरोनरी साइनस हो गया है, हमारी जो राइट कोरोनरी आर्टरी या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हो गया है, इनमें अगर ब्लड का लेवल कम होगा तो हमारे जो हार्ट के मसल्स होता है इनको ब्लड कम सप्लाई होगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कम होगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो ब्लड और कम पंप होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक पॉजिटिव मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड कम पंप होगा तो कम हार्ट को मिलेगा, हार्ट को कम मिलेगा तो हार्ट और उसको कम पंप करेगी तो और कम ब्लड मिलेगा। इसी वजह से एक कंडीशन जनरेट हो जाती है। इससे कंडीशन होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जैसी कंडीशन जनरेट होती है और हमारी डेथ कॉज कर देती है। इसी वजह से गाइडन ने बोला है कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये कभी हमारा एक विशियस साइकिल भी कॉज करता है और अल्टीमेटली डेथ कॉज कर देता है। अब हमारे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं ये हमारे बेनिफिशियल्स भी होते हैं, कई सारे हमारे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल्स उसको हम ट्रिक से याद करेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। मेनली हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, हमारे डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं। जब भी हमारा कोई डैमेज हुआ ब्लड वेसल्स को तो जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कैस्केड प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे हमारा क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। हमारा LH सर्ज हो गया, LH सर्ज में हमारा जो LH का लेवल ओवुलेशन के टाइम बढ़ जाता है वो भी हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। एक्शन पोटेंशियल जो हमारे डीपोलराइजेशन होता है जो कि हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ये भी हमारा बेसिक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है। इनिशियली हमारे कुछ सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू और हायर सोडियम चैनल्स ओपन होते जाते हैं और इससे हमारा जो पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। मिल्क एजेक्शन में हमारा ऑक्सीटोसिन जो होता है ये भी हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है। हमारी जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती है जो हमारी ब्रेस्ट में जो सेल्स होती हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है और मिल्क इंजेक्शन कराता है। पार्चुरेशन में हमारा जो मेनली ऑक्सीडेशन ही होता है हमारा जो पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है। जो हमारी जो एंडोमेट्रियम होता है मायोमेट्रियम में हमारा माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है जब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। इससे हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरेट होता है और ये हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल का इंक्रीज़ करता है। इससे हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और बढ़ता है और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। ये हमारे मेनली एग्जांपल होते हैं। इनको याद करने की एक ट्रिक होती है, हम क्लैम्प से याद कर सकते हैं। CLAMPS क्लैम्प फॉर C से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, L से LH सर्ज, A से एक्शन पोटेंशियल, M से मिल्क एजेक्शन, दोनों का ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली। और इससे हमारा आ जाता है शॉक जो कि हमारा एक विशियस साइकिल होती है जो कि हमारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है। नेगेटिव हम बात कर चुके हैं, हमारा और होता है जो कि हमारा होता है फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म होता है। एक तरीके से हमारा एंटीसिपेटरी कंट्रोल होता है, मीन्स वो एक्टिविटी ना हो उससे पहले ही हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाएँ, उसी को हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म होते हैं। इसमें स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मान लीजिए
कोई जो हमारे एथलीट्स होते हैं एक्सरसाइज करने से पहले ही उनका जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये हमारा हार्ट रेट इसी को हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी ट्रैकीकार्डिया और ट्रैकी एपनिया। मीन्स एक्सरसाइज करने से पहले ही हमारी जो वेंटिलेशन होता है वो बढ़ जाता है, हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है। सिर्फ उसको देख करके ही हमारी जो हार्ट रेट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। इसमें हमें स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टेम्परेचर का रेगुलेशन भी हमारा फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू होता है। हमारा जो सेरेबेलम होता है ये भी फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू ही रेगुलेट होता है। तो हमारा होम्योस्टेसिस था, ये ख़त्म हो गया। हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स इसको क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू।